देश में रक्षा संबंधी सेवाओं में शामिल कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस लागू, हड़ताल करने पर जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज दोपहर 3 बजे पीएम मोदी देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रखा कार्यक्रम। पीएम मोदी सुबह 11 बजे डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। डिजिटल इंडिया अभियान को आज 6 साल पूरे, मुहिम की बड़ी उपलब्धियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी होगा। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ 4.5 घंटे तक मीटिंग की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए निर्देश। मंत्रियों से कहा सरकार की 7 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की मेगा मीटिंग में पीएम मोदी बोले, टीकाकरण के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को काम पर लगाएं। कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम लगातार। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से यह भी कहा कि विपक्ष के आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पॉजिटिविटी के साथ काम पर फोकस करें, जनहित की योजनाएं बनाएं। पंजाब कांग्रेस की कलह को दिल्ली में खत्म करने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल गांधी से 1.25 घंटे तक हुई मुलाकात। प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सिद्धू की प्रियंका गांधी के साथ अलग से भी हुई लंबी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच सीएम अमरिंदर की लंच डिप्लोमेसी। चंडीगढ़ में पार्टी के कुछ पुराने और बड़े नेताओं को आज दोपहर लंच पर बुलाया। पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी को भी न्योता। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले में एक और बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन की मदद के लिए बिना सीधे आईएसआई ने रची हमले की साजिश। झूठे पाकिस्तान ने फिर हमले से इनकार किया। जम्मू ड्रोन हमले पर एनएसजी और सीआईएसएफ की डीजी समेत एनआईए के सीनियर अफसरों ने बैठक की। ड्रोन हमले से बचाव की रणनीति पर विचार। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में कुछ बदलाव भी किए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक आतंकी लोकल का, 2 की शिनाख्त नहीं। एक आतंकी का सरेंडर। मुठभेड़ में 2 जवान घायल। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी धर्मांतरण केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। सलाउद्दीन नाम के आरोपी को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। धन परिवर्तन के लिए फंडिंग करता था सलाउद्दीन। ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जा रहा है। यूपी के जबरन धर्मांतरण मामले में पहले ही गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम और काजी जहांगीर और 3 दिन के लिए यूपी एटीएस की कस्टडी में रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को 2 टूक। कहा, आप अमेरिकी कॉपीराइट लागू करते हैं तो भारतीय कानूनों का भी ध्यान रखें। ट्विटर ने 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया था रविशंकर का अकाउंट। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा। ट्विटर का जवाब, बाल यौन शोषण पर हमारी नीति 0 टॉलरेंस वाली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा। 1 हफ्ते में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई को भी कहा। देश में 81 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें। 24 घंटे में 45,951 नए केस आए सामने। 817 मरीजों की मौत हुई। रिकवरी रेट 97%। एक्टिव केस घटकर 5,37,000। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र को मुआवजा राशि तय करने का आदेश दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से नई गाइडलाइंस जारी करने को कहा। कोविड मुआवजे पर राहुल गांधी का बयान। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया। अब मुआवजे की सही राशि तय कर पीड़ितों की मदद करे सरकार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस आए सामने। 6 लोगों की मौत। एक्टिव केस अब 1079। संक्रमण दर घटकर 0.12%। मुंबई में 692 नए केस और 25 लोगों की मौत। और अब बात कर लेते हैं अयोध्या से जुड़ी खबर की। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ प्रतिनिधियों को लेकर बैठक हो रही है। इस बैठक में जमीन घोटाले का आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने पर चर्चा होगी।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर परिसर के आसपास खरीदी जा रही जमीनों को लेकर आरोप लगाने वाले नेताओं पर कानूनी कार्रवाई का खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले वकील से कानूनी राय ली जाएगी। उससे मामले के दांवपेच को समझा जाएगा। इसी सिलसिले में आज अयोध्या में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, महंत दिनेंद्र दास और जगत गुरु मद्दावाचार्य शामिल होंगे। जमीन के खरीद फरोख्त के मामले पर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और अयोध्या के बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस आरोप के बाद लगातार विपक्ष ट्रस्ट पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एसपी नेता पवन पांडे ने 2 सौदों में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की एक जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। पहले जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट बाद ही उसे 18.5 करोड़ में खरीदा गया। 10 मिनट के अंतर पर हुए दोनों सौदों में गवाह के तौर पर अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के नाम शामिल थे। इसी तरह एक और खरीद में मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा था। 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। जिनकी जमीन थी वो सीधे ट्रस्ट को दे सकते थे। बीच में बिचौलियों की क्या आवश्यकता थी? यानी कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए, अपने आराध्य देवता के मंदिर के लिए दान दिया, समर्पण किया, अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया, उनकी निष्ठा समर्पण का मजाक उड़ाया जा रहा है। अयोध्या के अलावा दिल्ली में भी ट्रस्ट की एक बैठक होनी है। दिल्ली में ट्रस्ट के भवन निर्माण समिति की बैठक 3 जुलाई को होगी। जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद ट्रस्ट पर सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं बल्कि कुछ संतों ने भी निशाना साधा था। अब बात कर लेते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला भले ही अकाली दल से हो, लेकिन ताजा हालात तो यही है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। क्या ये कलह ही कांग्रेस को पंजाब में ले डूबेगी? पंजाब में कांग्रेस के 2 कद्दावर चेहरे और दिल्ली दरबार में पॉलिटिक्स का पावर गेम। पंजाब की सियासत के दोनों हैवीवेट आज कांग्रेस के लिए ही सिरदर्द का कारण बने हुए हैं। प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू की इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यहाँ गेम में गुरु बाजी मारते दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था कि राहुल गांधी से आखिर उनकी मुलाकात कब होती है। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे तो कैप्टन बस कमेटी से मुलाकात कर पाए। सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात नहीं हुई। बुधवार को सिद्धू पहले प्रियंका गांधी से मिले, उसके बाद गांधी परिवार में मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। सिद्धू से मिलकर प्रियंका राहुल के घर पहुंची। राहुल के घर से लौटकर प्रियंका सिद्धू की दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद राहुल और प्रियंका सोनिया के घर पहुंचे। फिर शाम में सिद्धू और राहुल की मुलाकात की बारी थी। राहुल और प्रियंका के साथ बैठक के दौरान सिद्धू ने अपनी तरफ से क्या मांग रखी और उन्हें क्या भरोसा दिया गया, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इन मुलाकातों से बाहर निकलते वक्त सिद्धू ने भी मीडिया कैमरों के सामने कोई बयान नहीं दिया और चुप्पी साधे रखी। लेकिन इस चुप्पी के बावजूद सिद्धू यह संदेश देने में कामयाब रहे कि गांधी परिवार के लिए उनकी क्या अहमियत है। मुलाकातों की इस मैथमेटिक्स को देखकर कैप्टन के दिल में मलाल जरूर हुआ होगा, क्योंकि वो गांधी परिवार की इस दरियादिली से महरूम रह गए थे। लेकिन कैप्टन भी पुराने खिलाड़ी हैं। अब इसे सियासी काट कहे या कोई और नाम दे, लेकिन सिद्धू के दिल्ली दौरे के बाद अब कैप्टन ने आज कांग्रेस नेताओं को अपने फार्म हाउस पर लंच के लिए बुलाया है। इसे कैप्टन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सिद्धू और कैप्टन की इस लड़ाई का पंजाब चुनाव पर असर होना लगभग तय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में पड़ी इस दरार को दरकिनार नहीं कर सकती। कांग्रेस की परेशानी यही है कि वो ना तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज कर सकती है और न ही सिद्धू समेत दूसरे नेताओं की नाराजगी मोल ले सकती है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है।
और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। झगड़े के निपटारे के लिए बनाई कमेटी ने पहले ही कैप्टन को 18 वादों की लिस्ट सौंपकर चुनाव से पहले मामला सुलझाने के लिए कहा है। रही सही कसर सिद्धू की इस मुलाकात ने पूरी कर दी है। कांग्रेस के लिए संकट के समय में प्रियंका गांधी बड़े चेहरे के रूप में उभरी हैं, जो समस्या का समाधान करती नजर आ रही हैं। अगले साल पंजाब के साथ साथ यूपी में भी चुनाव है। ऐसे में प्रियंका गांधी के कंधे पर ही कांग्रेस की नैया पार करवाने की जिम्मेदारी नजर आ रही है। यूपी में प्रियंका को तो सीएम का चेहरा बनाने की मांग तक उठती रही है। प्रियंका ने पॉलिटिक्स की पहली प्रयोगशाला भी यूपी को ही बनाया है। जैसे प्रियंका बढ़ चढ़कर कांग्रेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, ऐसे में प्रियंका मौजूदा समय में कांग्रेस की सबसे बड़ी संकट मोचन नजर आ रही हैं। और चलिए आपको ट्विटर विवाद से जुड़ी खबर दिखा देते हैं। बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग भी पोर्नोग्राफी पर ट्विटर को नोटिस भेजकर उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत ट्विटर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है। अब जानिए ट्विटर से दिल्ली पुलिस ने क्या सवाल पूछे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बच्चों से जुड़े कंटेंट और सर्कुलेशन पर ट्विटर ने कोई संज्ञान लिया था? इस पर ट्विटर ने क्या कार्रवाई की? अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आधिकारिक तौर पर ट्विटर के जवाब का इंतजार है। इस बीच ट्विटर ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बाल यौन शोषण पर हमारी जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ट्विटर के अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस तलब कर सकती है। इधर दिल्ली पुलिस ट्विटर पर शिकंजा कस रही है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है। महिला आयोग ने 1 हफ्ते में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहा है। बहुत सारे कंटेंट हैं जो ट्विटर पर अभी भी हैं। आप जस्ट ट्वीट करें पोर्नोग्राफी और इतने कंटेंट हैं जो अदरवाइज आपको इंटरनेट पे नहीं देखने को मिलता, वैसे कंटेंट उसमें है। वो कहते हैं वो मॉरली अपने आप को बहुत ज्यादा अपहेल्ड करने की बात करते हैं, तो फिर वो इनको ये भी देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल हटाया जाए। 16 जून को नए आईटी कानूनों का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म हुआ। 16 जून को ही एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 29 जून को देश का गलत नक्शा दिखाने पर एमपी पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। 29 जून को ही बुलंदशहर में भी गलत नक्शों को लेकर ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी पर केस दर्ज हुआ। जबकि इसी दिन दिल्ली पुलिस ने भी पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत ट्विटर पर केस दर्ज किया था। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच आईटी के नए कानून को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री ने भी कहा है कि अगर ट्विटर अमेरिकी कॉपीराइट लागू करता है तो उसे भारतीय कानूनों का भी ध्यान रखना होगा। साफ है कि मनमानी पर अड़े ट्विटर की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ रही हैं। चीन एक तरफ बातचीत के जरिए भारत से विवाद सुलझाने की बात कहता है, लेकिन दूसरी तरफ एलएसी के पास जो वो कर रहा है उससे उसकी मंशा और नियत पर शक पैदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बातचीत के जरिए चीन सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों के लिए वक्त को बढ़ा रहा है। डेढ़ साल से ज्यादा हो गए एलएसी पर चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के। कुछ जगहों से दोनों देश की सेनाएं पीछे तो हटी हैं, लेकिन अब भी ज्यादातर जगहों पर आमने सामने की टक्कर है। इसे कम करने के लिए अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बातचीत सिर्फ एक बहाना है और इसी बहाने की आड़ लेकर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है? चीन बातचीत की मेज पर भारत के साथ तनाव घटाने को लेकर रजामंदी तो जताता रहा है, लेकिन सरहद पर अपने सैनिकों की संख्या घटाने की बजाय बढ़ा रहा है। हाल में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार सरहद के करीब अपने सैनिकों, हथियारों और स्थायी निर्माण की संख्या बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन की मंशा को लेकर उठ रहे सवाल लगातार गहरा रहे हैं।
चीन की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उसकी सेना जिस तरह से LAC के करीब आक्रामक तरीके से युद्धाभ्यास कर रही है, उससे तो यही पता चल रहा है कि उसकी नीयत में खोट है। बातचीत वो सिर्फ वक्त को खींचने के लिए कर रहा है। चीनी सेना इस साल में तिब्बत सीमा के करीब 100 से ज्यादा युद्धाभ्यास कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब तक बुलेट ट्रेन चीन की सरकार ने शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के बीच भी चीनी सेना लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LAC के करीब चीन ने बुनियादी ढांचे में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। वो लगातार काउंटर मेजर्स उठा रही है। अभी हाल ही में 50,000 अतिरिक्त जवानों को लद्दाख के इलाके में भेजा गया। वहीं मंगलवार को ही CDS जनरल बिपिन रावत ने हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा का दौरा किया और यहां पर सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। CDS जनरल बिपिन रावत का हालिया लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और दौलत बेग ओल्डी के इलाके में चीन के साथ तनातनी बरकरार है। हालांकि इतना जरूर है कि दोनों देश फिलहाल राजनयिक स्तर और सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 27 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेह के दौरे पर थे। वहां पर उन्हें LAC पर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी और राजनाथ सिंह ने चीन को संदेश देते हुए साफ साफ कह दिया था कि आंख दिखाने वालों को जवाब देना हमारे देश को आता है। देश में रक्षा संबंधी सेवाओं में शामिल कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस लागू, हड़ताल करने पर जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज दोपहर 3 बजे पीएम मोदी देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रखा है कार्यक्रम। कोरोना काल में डॉक्टर्स निभा रहे हैं बड़ी भूमिका। पीएम मोदी सुबह 11 बजे डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। डिजिटल इंडिया अभियान को आज 6 साल पूरे, मुहिम की बड़ी उपलब्धियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी होगा। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ 4.5 घंटे तक मीटिंग की। कोरोना की भी संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए निर्देश। मंत्रियों से कहा सरकार की 7 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की मेगा मीटिंग में पीएम मोदी बोले टीकाकरण के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को काम पर लगाएं। कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम लगातार। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से यह भी कहा कि विपक्ष के आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पॉजिटिविटी के साथ काम पर फोकस करें, जनहित की योजनाएं बनाएं। पंजाब कांग्रेस कलह को दिल्ली में खत्म करने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल गांधी से 1.25 घंटे तक हुई मुलाकात। प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सिद्धू की प्रियंका गांधी के साथ अलग से भी हुई लंबी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच सीएम अमरिंदर की लंच डिप्लोमेसी। चंडीगढ़ में पार्टी के कुछ पुराने और बड़े नेताओं को आज दोपहर लंच पर बुलाया। पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी को भी न्योता। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुई ड्रोन हमले में एक और बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन की मदद के लिए बिना सीधे ISI ने रची हमले की साजिश। झूठे पाकिस्तान ने फिर हमले से इनकार किया। जम्मू ड्रोन हमले पर NSG और CISF के DG समेत NIA के सीनियर अफसरों ने बैठक की। ड्रोन हमले से बचाव की रणनीति पर विचार। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में कुछ बदलाव भी किए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक आतंकी लोकल था, 2 की शिनाख्त नहीं। एक आतंकी का सरेंडर। मुठभेड़ में 2 जवान घायल। यूपी धर्मांतरण केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। सलाउद्दीन नाम के आरोपी को गुजरात ATS ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करता था सलाउद्दीन। ट्रांजिट रिमांड पर यूपी ला जा रहा है। यूपी के जबरन धर्मांतरण मामले में पहले ही गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम और काजी जहांगीर और 3 दिन के लिए यूपी ATS की कस्टडी में रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर को 2 टूक। कहा आप अमेरिकी कॉपीराइट लागू करते हैं तो भारतीय कानूनों का भी ध्यान रखें। ट्विटर ने 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया था रविशंकर का अकाउंट। FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा। ट्विटर का जवाब बाल यौन शोषण पर हमारी नीति 0 टॉलरेंस वाली।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा। 1 हफ्ते में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई को भी कहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देश में 81 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें। 24 घंटे में 45,951 नए केस आए सामने। 817 मरीजों की मौत हुई। रिकवरी रेट 97%। एक्टिव केस घटकर 5,37,000। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र को मुआवजा राशि तय करने का आदेश दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से नई गाइडलाइंस जारी करने को कहा गया। कोविड मुआवजे पर राहुल गांधी का बयान। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया। अब मुआवजे की सही राशि तय कर पीड़ितों की मदद करे सरकार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस आए सामने। 6 लोगों की मौत। एक्टिव केस अब 1079। संक्रमण दर घटकर 0.12%। मुंबई में 692 नए केस और 25 लोगों की मौत। देश में धीमी पड़ी 21 जून से शुरू हुई वैक्सीनेशन की मुहिम। देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी से ठप पड़ा टीकाकरण। अब तक 33.5 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत की बात कहते हुए बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जुलाई का कोटा नहीं मिला तो आज से ज्यादातर सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की प्रति सतर्कता की केंद्र की सलाह पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले, हमारी सरकार पूरी तरह से सतर्क। ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न मिले। हिमाचल में आज से फिर खुल रहे हैं मंदिर। अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी बहाल होंगी। राज्य में प्रवेश के लिए ई पास अनिवार्य नहीं। यूपी में कोरोना काल में निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर हाईकोर्ट सख्त। यूपी सरकार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछ रही है, ट्यूशन फीस के अलावा बाकी शुल्क क्यों वसूले जा रहे हैं। यूपी में पहली से 8वीं तक के स्कूल प्रशासनिक कार्यों के लिए आज से खुलेंगे। कोरोना की वजह से छात्रों की मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन। कुछ और खबरों का हम रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। माफ कीजिएगा, तकनीकी खामी की वजह से हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, लेकिन अलग अलग खबरें आपके सामने नमस्ते भारत में हम रखते हैं ताकि खबरों का हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। क्यों मलिका? बिल्कुल, और ये फटाफट अंदाज में खबरें हम आपको जो दिखाते हैं, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। हमारा मकसद ये है कि कोई भी खबर, किसी भी पहलू खबर का वो छूटे ना। और चलिए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई फर्जी वैक्सीन केस में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन को एक निजी कंपनी से मिली शिकायत। वैक्सीनेशन कैंप में 1000 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाने का शक। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के मामले में 2 और एफआईआर दर्ज। समता नगर में 618 लोगों को और अम्बोली में क्वान टैलेंट के 218 कर्मचारियों को लगाया गया था टीका। महाराष्ट्र के अकोला में एलजीबीटी समुदाय से जुड़े सैकड़ों लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। हमसफर संस्था ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया। आज से यूरोपीय यूनियन के देशों की यात्रा के लिए लागू होगा वैक्सीन पासपोर्ट का नियम। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को यात्रा की मंजूरी दिलाने की कोशिश जारी। पटना में तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने निजी अस्पताल में रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। सुशील मोदी ने निशाना साधा, बोले निजी अस्पतालों को ब्रांडिंग से बचते तो बेहतर होता। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। कहा, सचिन वाजे केस में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच हो। वाजे की चिट्ठी के हवाले से 100 करोड़ की वसूली का आरोप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मैली हो चुकी यमुना को निर्मल बनाने का वादा फिर दोहराया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, 1.5 साल कोरोना में बर्बाद हुए, बचे हुए 3.5 साल में वादा जरूर पूरा होगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर एनएसजी, सीआईएसएफ और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर ड्रोन हमलों से बचाव की रणनीति पर चर्चा की। ऐसे हमलों को रोकने के लिए एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में अहम बदलाव किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आसपास के लोगों के बारे में पड़ताल भी कर रही है। इसी बीच जांच एजेंसियों के
सूत्रों ने खुलासा किया है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का हिस्सा हो सकता है। 4 दिन में 12 बार आसमान में आतंकी दस्तक, ड्रोन से 2 धमाकों के साथ साजिश की शुरुआत। ISI ने चली आतंक की नई चाल। अब आइसोलेटेड टास्किंग की रणनीति पर काम कर रहा है पाकिस्तान। अब समझिए आइसोलेटेड टास्किंग होती क्या है। आइसोलेटेड टास्किंग यानी वो आतंकी रणनीति जिसमें बेहद कम लोगों को शामिल किया जाता है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने आतंक की इसी साजिश की आशंका जताई है और संकेत ये मिले हैं कि साजिश रची है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। इस काम को खुद ISI के एजेंटों ने अंजाम दिया, यानी ISI की टीम के हाथ में है ड्रोन का रिमोट, जिसके जरिए जम्मू एयर स्टेशन पर हमला किया गया और रोज ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। आइसोलेटेड टास्किंग की थ्योरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ISI इस सारे प्लान को बेहद सीक्रेट रखना चाहता था। अगर ऐसा नहीं होता तो आतंकी संगठनों से जुड़े लोग, जिन्हें OGW या ऑन ग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनमें इस हमले को लेकर किसी न किसी तरीके की हलचल जरूर होती। अब समझिए ड्रोन आतंकी हमले में ISI की आइसोलेटेड टास्किंग की तरफ इशारा क्यों हो रहा है। ड्रोन हमले में किसी भी आतंकी संगठन का सीधा हाथ होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। किसी आतंकी गुट ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। आतंकियों की बातचीत में हमले का जिक्र नहीं हुआ। सीमा पार के हैंडलर्स की बातचीत में भी जिक्र नहीं हो रहा है। इसी से पाकिस्तान की नई साजिश का शक गहरा गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरे प्लान को खुफिया तरीके से गिने चुने लोग ही अंजाम दे रहे हैं। दरअसल आइसोलेटेड टास्किंग में उस शख्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है जिसने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि इसे इतने खुफिया तरीके से प्लान किया जाता है कि इसके लीक होने की संभावना 0 के बराबर हो, और इस बार ISI ने ऐसा ही कुछ किया है। दरअसल आइसोलेटेड टास्किंग में उस शख्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है जिसने हमले को अंजाम दिया होता है, क्योंकि इसे इतने खुफिया तरीके से प्लान किया जाता है कि इसके लीक होने की संभावना ना के बराबर होती है। इस बार ISI ने कुछ ऐसा ही किया है। आमतौर पर ऐसे हमले करने के बाद खुफिया एजेंट बच निकलते हैं और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान पहले ही FATF की निगरानी में है और ऐसे में आतंकी कनेक्शन उसे और मुश्किल में डाल सकता है, और यही वजह है कि इस बार कमान खुद ISI ने ले ली है। ड्रोन हमला केस की जांच में NIA की टीम जुट गई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी आसपास रहने वालों और किराएदारों की जानकारी जुटा रही है। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और प्रतिमा इसी से जुड़ी एक जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। डॉक्टर्स वुमेन वाइट कोट ही पहनते हैं। वाइट कोट आप जब भी देखेंगे तो आपके दिमाग में एक डॉक्टर की ही इमेज बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1800 साल तक 1800 तक लोग पहले व्हाइट कोट डॉक्टर्स नहीं पहनते थे, ब्लैक कोट पहना करते थे। ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और साथ ही आपको डॉक्टर डे से जुड़ी खबर भी बता दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों से बात करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन IMA कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। महामारी के दौरान जी जान से जुटे लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने वाले देवदूत यानी डॉक्टर्स के आज सम्मान का दिन है, क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और इस साल नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम कोरोना वायरस से जोड़कर रखी गई है, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। लेकिन देश में डॉक्टरों की तादाद हमारी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ 1348 लोगों पर एक डॉक्टर सर्विस देने के लिए मौजूद है, जबकि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टरों की स्थिति पर कुछ और जानकारी दे रही है प्रतिमा मिश्रा। मरीजन के भाग जागल हो
के डॉक्टर घरे घरे जाके दवाइया बाटी है, इलाजे करी है, भाग जागल हो ललना, भाग जागल हो। All my love. Thank you, Baba. Thank you. सुपर ह्यूमंस हैं, सुपर डॉक्टर्स हैं। ऐ मेरे डॉक्टर्स वर्ग, आपको नमन। कोई भगवान का रूप धारण करके काम कर रहा था, हमारे डॉक्टर लोग ही थे। जीवित भगवान हैं आप लोग धरती पर। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैंने भगवान को आज तक नहीं देखा है, लेकिन आप भगवान के ही अवतार हैं, लोगों की जिंदगियां बता रहे हैं। आज से अमूल का दूध महंगा हो जाएगा। दिल्ली समेत पूरे देश में अमूल का 1 लीटर दूध लेने के लिए आपको 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, जिसका मतलब है कि अब अमूल गोल्ड 56 की जगह 58 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नई कार या बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हाल ही में फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 194 क्यों जोड़ा गया है? ये सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 50 लाख रुपए से ऊपर की कारोबारी खरीद करने पर 0.10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक रहा है तो इस साल वो 50 लाख से ऊपर का माल खरीद सकेगा। 50 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी बिक्री होगी उस पर 0.10% टीडीएस कटेगा। आज से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10 था उसके 5% होने का मतलब कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। हालांकि इन सब के बीच कुछ राहत की खबरें भी हैं। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। अप्रैल-जून वाला ब्याज दर ही जारी रहेगा। बंगाल चुनाव के दौरान इन योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने की खबरें आई थी, तब इस पर जमकर बवाल हुआ था और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अब देख रहे हैं नमस्ते भारत। अब आपको दिखाते हैं खबर दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद हथनी वत्सल बीमार हो गई है। वत्सल की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वत्सल का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी में शुमार होता है, लेकिन ये गिनीज बुक में दस्तावेज की कमी के कारण दर्ज नहीं हो पाया है। अब पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन दस्तावेज जुटा रहा है ताकि वत्सल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्रदराज हथनी के तौर पर दर्ज करवाया जा सके। और अब शुरुआत करते हैं पंजाब पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर से। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला भले ही अकाली दल से हो, लेकिन ताजा हालात तो यही है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। क्या ये कलह ही कांग्रेस को पंजाब में ले डूबेगी? पंजाब में कांग्रेस के 2 कद्दावर चेहरे और दिल्ली दरबार में पॉलिटिक्स का पावर गेम। पंजाब की सियासत के दोनों हैवीवेट आज कांग्रेस के लिए ही सिरदर्द का कारण बने हुए हैं। प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू की इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यहाँ गेम में गुरु बाजी मारते दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था कि राहुल गांधी से आखिर उनकी मुलाकात कब होती है। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे तो कैप्टन बस कमेटी से मुलाकात कर पाए। सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात नहीं हुई। बुधवार को सिद्धू पहले प्रियंका गांधी से मिले, उसके बाद गांधी परिवार में मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। सिद्धू से मिलकर प्रियंका राहुल के घर पहुंची। राहुल के घर से लौटकर प्रियंका सिद्धू की दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद राहुल और प्रियंका सोनिया के घर पहुंचे। फिर शाम में सिद्धू और राहुल की मुलाकात की बारी थी। राहुल और प्रियंका के साथ बैठक के दौरान सिद्धू ने अपनी तरफ से क्या मांग रखी और उन्हें क्या भरोसा दिया गया, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इन मुलाकातों से बाहर निकलते वक्त सिद्धू ने भी मीडिया कैमरों के सामने कोई बयान नहीं दिया और चुप्पी साधे रखी। लेकिन इस चुप्पी
के बावजूद सिद्धू यह संदेश देने में कामयाब रहे कि गांधी परिवार के लिए उनकी क्या अहमियत है। मुलाकातों की इस मैथमेटिक्स को देखकर कैप्टन के दिल में मलाल जरूर हुआ होगा, क्योंकि वो गांधी परिवार की इस दरियादिली से महरूम रह गए थे। लेकिन कैप्टन भी पुराने खिलाड़ी हैं। अब इसे सियासी काट कहे या कोई और नाम दे, लेकिन सिद्धू के दिल्ली दौरे के बाद अब कैप्टन ने आज कांग्रेस नेताओं को अपने फार्म हाउस पर लंच के लिए बुलाया है। इसे कैप्टन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सिद्धू और कैप्टन की इस लड़ाई का पंजाब चुनाव पर असर होना लगभग तय है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में पड़ी इस दरार को दरकिनार नहीं कर सकती। कांग्रेस की परेशानी यही है कि वो ना तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज कर सकती है और न ही सिद्धू समेत दूसरे नेताओं की नाराजगी मोल ले सकती है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। झगड़े के निपटारे के लिए बनाई कमेटी ने पहले ही कैप्टन को 18 वादों की लिस्ट सौंपकर चुनाव से पहले मामला सुलझाने के लिए कहा है। रही सही कसर सिद्धू की इस मुलाकात ने पूरी कर दी है। कांग्रेस के लिए संकट के समय में प्रियंका गांधी बड़े चेहरे के रूप में उभरी हैं, जो समस्या का समाधान करती नजर आ रही हैं। अगले साल पंजाब के साथ साथ यूपी में भी चुनाव है। ऐसे में प्रियंका गांधी के कंधे पर ही कांग्रेस की नैया पार करवाने की जिम्मेदारी नजर आ रही है। यूपी में प्रियंका को तो सीएम का चेहरा बनाने की मांग तक उठती रही है। प्रियंका ने पॉलिटिक्स की पहली प्रयोगशाला भी यूपी को ही बनाया है। जैसे प्रियंका बढ़ चढ़कर कांग्रेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, ऐसे में प्रियंका मौजूदा समय में कांग्रेस की सबसे बड़ी संकट मोचन नजर आ रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जनेंद्र कुमार। सीधा उनका रुख करते हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जनेंद्र, कल सिद्धू की दिल्ली में जो मुलाकातें हुई वो एक तरह से सफल रही, ये कहना गलत नहीं होगा, और आज कैप्टन की पंजाब में लंच पॉलिटिक्स। लेकिन क्या ये जो अंदरूनी कलह है ये कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रही है? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये एक तरफ खाई एक तरफ कुएं वाली बात है। अगर एक भी तरफ जाएंगे तो नुकसान तो पार्टी का ही होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल का सबब है कि कैसे कैप्टन और सिद्धू दोनों को एक टीम में रखा जाए, क्योंकि दोनों ही के बीच में 36 का आंकड़ा हो चुका है पिछले दिनों में और काफ़ी रिश्तों में खटास हो गई है। ऐसे में कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सिद्धू से मुलाकात की है, तो माना जा रहा है कि सिद्धू को किसी एक सुलह के फॉर्मूले पर राजी कर लिया गया है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या है, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है और क्या उस फॉर्मूले पर कैप्टन राजी है, इसको लेकर के भी अभी स्थिति साफ नहीं है। तो अभी इंतजार करना होगा कि पंजाब को लेकर कांग्रेस ने क्या फार्मूला तैयार किया है, उसका खुलासा होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या दोनों पक्ष उस पर राजी हैं। जनेंद्र, आपसे कुछ और अपडेट्स भी लेने, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए परेशानियों की एक सीरीज शुरू होती हुई दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन इससे पार कैसे पाएंगे, या ये परेशानियां कैप्टन की नैया डुबो देंगी। ये महज 3 तस्वीरें नहीं, बल्कि पंजाब की कैप्टन सरकार के लिए परेशानी और नाराजगी का थर्मामीटर है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह जिले पटियाला की तस्वीरें हैं। बेरोजगार साझा मोर्चा की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगारों ने जब यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के शाही महल की तरफ कूच करने की कोशिश की तो पहले पुलिस ने डंडे बरसाए, फिर गाड़ियों में भरकर ले गई। दिसंबर से ही प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार मोर्चा के लोग सीएम से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार साझा मोर्चा 5 संगठनों का मंच है, जिसकी अगुवाई में पिछले 6 महीने से पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर संगरूर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कैप्टन सरकार के खिलाफ नाराजगी की दूसरी तस्वीर नाभा की है। कैप्टन के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत चुनावी मौसम में एक परियोजना के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका किसानों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। कैप्टन के मंत्री ये कहकर जल्दी निकल गए कि ये किसान नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लोग भीड़ में घुसकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन की चिंता बढ़ाने वाली ये तीसरी तस्वीर अमृतसर की है, जहां अकाली दल के नेता सुखबीर बादल मीडिया के साथ ही ब्यास नदी पर चल रहे अवैध खनन पर छापेमारी करने पहुंच गए।
बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अकाली पर लैंड माफिया होने का आरोप लगाती है, तो जवाब में सुखबीर कांग्रेस का काला चिट्ठा दिखाने पहुंच गए। इसे सियासत की विडंबना ही कहेंगे कि अकाली कैप्टन सरकार पर वार कर रही है और कैप्टन से नाराज होने वाले कांग्रेस के नेता कैप्टन पर अकाली से सांठगांठ का आरोप लगाने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हैं। साथ ही कांग्रेस के कई नेता कैप्टन पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाकर नाराज हैं। तो मेरे सहयोगी जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन, कैप्टन का मतलब कांग्रेस, लेकिन जो हाल की स्थिति उत्पन्न हुई है वो एकदम उनके विपरीत दिखाई दे रही है। अब कैप्टन का अगला कदम क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप सही कह रही हैं कि पंजाब कांग्रेस का मतलब कैप्टन ही हुआ करता था काफी सालों से, लेकिन जिस तरह से 5 सालों की सरकार चलने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ उत्पन्न होती है, जो वादे होते हैं उसमें काफ़ी सारे पूरे नहीं करती है कोई भी सरकार, वो फैक्टर्स आज की तारीख में कैप्टन के खिलाफ जा रहा है। साथ ही साथ उनकी जो उम्र हो चुकी है उससे भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक अनकंफर्टेबल टर्फ पर पा रहे हैं और इसी का फायदा उठाने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। सिद्धू ने पंजाब में उनके खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली दरबार में आकर के आलाकमान के सामने उनकी शिकायत की। अब क्या फार्मूला आलाकमान तय करता है, इसी पर कैप्टन का अगला कदम निर्भर करेगा। आज जिस तरीके से वो लंच पर कांग्रेस के कई नेताओं को उन्होंने बुलाया है, जाहिर सी बात है वो उनका शक्ति प्रदर्शन है और कैप्टन को कमजोर मानने की भूल कांग्रेस पार्टी कतई नहीं करेगी। वो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी जिसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कैप्टन भी करे और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सिद्धू भी करे, लेकिन इसके लिए राजी करना दोनों ही नेताओं को बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। तो वो फार्मूला क्या आता है, क्या कम्युनिकेट कैप्टन को किया जाता है, उस पर ही उनका अगला कदम निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, सिद्धू को किसी बड़ी जिम्मेदारी देने के सख्त खिलाफ है कैप्टन, और साथ ही साथ ऐसा मुझे लगता है कि चूंकि सिद्धू को आलाकमान ने मुलाकात की है सिद्धू से, हो सकता है कि आखिरी फैसला लेने से पहले कैप्टन से भी एक बार दिल्ली में कांग्रेस हाईकमांड मिले और उन्हें फैसला लेने से पहले अवगत करे। और अगर आला कमान जो है वो कांग्रेस को माफ करिए कैप्टन को साथ में लेने में और कैप्टन को साथ में रखने में नाकाम रहता है, तो जाहिर सी बात है कि पंजाब कांग्रेस में एक बड़ा बंटवारा आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। तो अभी पंजाब कांग्रेस का विवाद जो है वो पूरी तरीके से नहीं सुलझा है, सुलझने के करीब जरूर है, लेकिन जब सुलझेगा तो वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा कि नेता कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और आखिरकार पार्टी में एक फाड़ देखने को मिलती है पंजाब कांग्रेस। इरफान की क्लास में आज पहली एंट्री है भोपाल की रहने वाली ममता सहजवानी की। ममता ने पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों पर व्यंग किया है। इरफान ने ममता को 10 में से 6 नंबर दिए हैं और उनकी पेंटिंग में काफी संभावनाएं भी जताई हैं। दूसरी एंट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से दिया कुमारी ने भेजी है। दिया ने अपने कार्टून के जरिए संदेश दिया है कि भले ही कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन सावधानी बरतनी है। इरफान के मुताबिक दिया का चुनाव एकदम सटीक है और उन्हें भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। तीसरी एंट्री हरियाणा के सिरसा से मोनिका गुप्ता की है। मोनिका ने कार्टून के जरिए बताया है कि किस तरह ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री पर महामारी की मार पड़ रही है। इरफान की नज़र में मोनिका के कार्टून सामयिक और सामाजिक है और उन्हें 10 में से 8 नंबर मिले हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।